हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो यात्रा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है। फिर हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल दो टाइप के हैं, माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल। ये सब हमने एक एनालिसिस के बेसिस पे डिवाइड किया था। फिर हमने देखा कि लिपिड कहने को तो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये मिलता कहाँ पे है हमें? ये हमें मिलता है एसिड इनसोल्युबल पूल के अंदर। एसिड इनसोल्युबल पूल में मिलने वाले जो भी मॉलिक्यूल थे उनको हमने मैक्रोमोलिक्यूल बोला था। क्यों? क्योंकि उनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा था। लेकिन लिपिड ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन है, लेकिन फिर भी ये हमें मिलता है एसिड इनसोल्युबल पूल के अंदर। वाई? ऐसा क्यों हुआ भाई? तो देखो, आप सबने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है भाई। फोस्फोलिपिड क्या है? फोस्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल रीजन। हेड रीजन इसका हाइड्रोफिलिक होता है, टेल रीजन इसका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिंग का मतलब होता है लविंग। ऐसे ही हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? हाइड्रो वही वाटर और फोबिक का मतलब होता है हीटिंग। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनको वाटर पसंद नहीं होता। ठीक है। अब देखो, हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या किया था? हमने ग्राइंड किया था। अब आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ग्राइंड करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगी जो उसके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसे हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ग्राइंडिंग करने के लिए हमने एक एसिड यूज किया था, डाइल्यूट एसिड। क्या नाम था उस एसिड का? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना। डाइल्यूट यूज किया है, यानी उसके अंदर वाटर भी है। अब जो लिपिड है, हमने अभी बात की कि लिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो भाई जो टेल है वो ये कोशिश करेगी कि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, तो इसीलिए लिपिड क्या करता है? एक वेसाइकल की फॉर्मेशन कर लेगा। देखो, एग्रीगेट हो जाएगा और वेसाइकल की फॉर्मेशन कर लेगा। ये लिपिड का हेड है जो एक्सपोज रहेगा, और ये टेल रीजन है जो, देखो दोनों तरफ से टेल रीजन खुद को प्रोटेक्ट कर रही है कि वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए। इस एग्रीगेशन की वजह से जो मोलिकुलर वेट है वो मोर देन 10,000 डाल्टन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें एसिड इनसोल्युबल पूल में मिलता है। लेकिन याद रखना, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है, कंफ्यूज नहीं होना है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं एस एनालिसिस की। देखो, इसके लिए एस एनालिसिस किया किस लिए जाता है? इससे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड आउट करेंगे। हमने अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिलते। लिविंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? आपको एक लीफ लेना है, लीवर पीस भी ले सकते हो आप। लीफ लिया हमने, उसको उसका वेट करेंगे, ठीक है। और जो हमें इसके वेट करने से जो भी हमें वेट मिलेगा उसको हम कहेंगे वेट वेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो वाटर था वो भी प्रेजेंट है। इसको ड्राई करेंगे हम, जिसकी वजह से क्या होगा? वाटर इवोपरेट हो जाएगा। फिर दोबारा से इसको वे करेंगे। अब जो हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे ड्राई वेट। अब इस ड्राई लीफ को हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे। अब देखो, बर्निंग की वजह से क्या होगा? जितना भी इसके अंदर कार्बन कंपाउंड था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में। और जो भी हाइड्रोजन था वो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब जो बचा है उसको हम कहेंगे ऐश, और इसके अंदर बचा हुआ जितना भी कंपाउंड है वो है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस एस एनालिसिस से हमें पता लगा कि लिविंग के अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट कौन सा मिलता है। अभी हमने देखा माइक्रोमोलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल को कैसे अलग अलग किया, कैसे लिपिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है। अब हम एक एक करके माइक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहला माइक्रोमोलिक्यूल है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है। कहाँ मिलेगा हमें ये हमें मिलेगा फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है। अमीनो एसिड दो वर्ड से मिलके बना है, अमीनो और एसिड। अमीनो यानी इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा। एसिड यानी इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप होगा, और वो एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है।
अच्छा, अमीनो एसिड को हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि इसमें से कुछ चेंज किया गया है। जैसे मीथेन, मीथेन होता है CH4, ठीक है। अगर इस मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, किससे भाई? इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया NH2 के साथ, इस वाले को किया R के साथ, इस H को H ही रहने देते हैं और इसको रिप्लेस कर दिया COH के साथ, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होता है हमारा अमीनो एसिड। इसीलिए अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोला जाता है। अब देखिए, CNH2, COOH और H, ये जो ग्रुप है इसको आप बैकबोन बोल सकते हो अमीनो एसिड की। ये ग्रुप फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होगा, हर एक अमीनो एसिड में आपको मिलेगा। ये जो चेंज होता है वो है R ग्रुप, इसको कहते हैं हम वेरिएबल ग्रुप। और इस कार्बन को कहा गया है अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप NH2 और COH दोनों आयनाइजेबल ग्रुप्स अटैच होते हैं इस कार्बन के साथ। आयनाइजेबल का मतलब हम आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो, C अल्फा, इस कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं, क्या वो चारों डिफरेंट नहीं है? ऐसे कार्बन को जिसके साथ में चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हों उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये कार्बन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हमने कहा कि R है जो वेरिएबल ग्रुप होता है, यही चेंज होता है, ठीक है। इस R के चेंजेस की वजह से ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करते हैं और हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमें मिलते हैं। टोटल 20 अमीनो एसिड ही हैं जो प्रोटीन बनाने में यूज होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड का नंबर बहुत ज्यादा है, 500 से भी ज्यादा है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम अमीनो एसिड की एसिड बेस प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। एसिड बेस प्रॉपर्टी ये क्या होती है भाई? कि अमीनो एसिड एसिडिक और बेसिक पीएच में किस तरीके से बिहेव करेगा उसको हम कहते हैं एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। देखिए, ये हमारा अमीनो एसिड है बेसिक, जो उसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, अगर इस अमीनो, अब देखो आपको पता है कि इसके पास में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एक एसिडिक ग्रुप है तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहेगा। NH2 एक बेसिक ग्रुप है, ये अपना बेसिक नेचर, बेस नेचर दिखाना चाहेगा। अब देखिए, अगर हम एसिडिक पीएच की बात करें तो एसिडिक पीएच में H+ सराउंडिंग में ज्यादा रहेंगे। अब H+ ज्यादा है तो क्या ये COOH अपना एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता है? एसिडिक बिहेवियर दिखाने का मतलब है क्या ये अपने H को लूज कर सकता है? एसिड यही होता है ना जो H+ आयंस को रिलीज करे, तो ये यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर सकता, लेकिन NH3H+ को गेन कर सकता है, ये अपना बेसिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो क्या हुआ, NH2 ने एक H+ को गेन कर लिया जिसकी वजह से NH3 हो गया और इसके ऊपर चार्ज आएगा अब पॉजिटिव। तो अमीनो एसिड ने कैसा बिहेव किया एसिडिक पीएच में? बेस के जैसा। अब बात करते हैं बेसिक पीएच की। न्यूट्रल की भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले बेसिक पीएच की बात करते हैं। यहाँ पे H+ की कंसेंट्रेशन कम होगी तो COOH अपना H+ रिलीज करके एसिडिक नेचर शो कर देगा। तो अमीनो एसिड ने बेसिक पीएच में कैसा बिहेव किया? एसिडिक बिहेव किया और ओवरऑल चार्ज रहेगा नेगेटिव। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं न्यूट्रल पीएच की, न्यूट्रल पीएच में क्या होगा? अब यहाँ पे कोई भी H+ नहीं है तो क्या होगा? ये COOH अपने H+ आयन को रिलीज करेगा और ये NH3 को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ है? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज एक ही साथ प्रेजेंट है। इस टाइप की कंडीशन को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। और इस पीएच को, वो पीएच जिसके ऊपर ये ज्विटर आयन बनेगा उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब क्योंकि अमीनो एसिड ने एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव किया
इसीलिए अमीनो एसिड को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक क्या है? जिनके पास बोथ टाइप का बिहेवियर हो। बोथ टाइप क्या? एसिडिक भी और बेसिक भी, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक आयन या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 NH2 एंड COH ग्रुप की। देखो, एक तो NH2 और COH ग्रुप इसके पास पहले से प्रेजेंट है, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो NH2 और COH ग्रुप आएंगे उसके बेसिस पे हमने अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है न्यूट्रल, एक है बेसिक और एक है एसिडिक। जो न्यूट्रल है उसके अंदर क्या होगा? NH2 का नंबर COH के नंबर के इक्वल ही रहेगा, जिसमें इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। सिंपलेस्ट क्यों? क्योंकि इसकी जो R है ना वो H ही होती है, यानी इसका जो वेरिएबल ग्रुप है वो हाइड्रोजन ही है। अच्छा देखो, अब इस अल्फा कार्बन के अराउंड ये चारों ग्रुप डिफरेंट तो नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, इसीलिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन कायरल नहीं होगा। नो कायरल कार्बन इन ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रल में एलेनिन आता है, सीरीन आता है। अब बात करते हैं बेसिक। बेसिक में क्या होगा? देखो, बेस बनने के लिए एडिशनल NH2 चाहिए, यानी जितने COH हैं उससे ज्यादा NH2 चाहिए। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टीडीन। जैसे हम अगर लाइसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो देखो, ये जो है ये तो रहेगा कॉमन, बदलता क्या है? ये R ग्रुप चेंज होता है। ठीक है। ये R ग्रुप लाइसिन के केस में क्या है? R ग्रुप लाइसिन के केस में R ग्रुप है CH2 4 और NH2 ग्रुप। देखो, ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप आया है इसी की वजह से इसको हमने बेसिक अमीनो एसिड कह दिया। अब बात कर लेते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। एसिडिक है यानी एसिड बनने के लिए एक्स्ट्रा COH ग्रुप चाहिए। इसके एग्जाम्पल रहेंगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जैसे ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो ये तो रहेगा कॉमन, चेंज क्या हुआ है? R ग्रुप, और यहाँ पे R ग्रुप क्या है? CH2/COH। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप के बेसिस पर अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन को देखा। अब देखिए, इसके अलावा भी अमीनो एसिड को आप R ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। जैसे वो अमीनो एसिड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो उनको हाइड्रोक्साइल अमीनो एसिड कह देंगे। वही है भाई, सीरीन हो गया, सीरीन में OH है तो इसलिए इसको हाइड्रोक्सिलिक कह दिया। सल्फर कंटेनिंग, जिसकी R चेन के अंदर सल्फर होगा उसको सल्फर कंटेनिंग बोल दिया, जैसे सिस्टीन हो गया। इसके अलावा आपकी NCERT एक एरोमेटिक अमीनो एसिड लिखती है, जिस R ग्रुप के अंदर रिंग्स प्रेजेंट होंगी, जैसे बेंजीन रिंग हो गई, फिनाइल रिंग हो गई, उनको हम कहेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। जैसे आपके एग्जांपल हैं फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। अब देखिए, अमीनो एसिड के लिए एक तो पूरा नाम होता है इनका, इसके अलावा एक 3 लेटर कोड दिया जाता है। जैसे फिनाइल एनिलीन को आप PHE लिख सकते हो। ठीक है। और एक दिया जाता है सिंगल लेटर कोड। तो सिंगल लेटर कोड फिनाइल एनिलीन के लिए है F। तो अगर मैं इन सभी के सिंगल लेटर कोड को देखूं तो देखो, क्या ये एक WYF वाइफ जैसा साउंड नहीं कर रहा है? तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? वाइफ, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। ठीक है। आप अपनी एनालॉजी बनाया करो कोई भी चीज याद रखने के लिए। आप बोल सकते हो किसी की क्या सबकी वाइफ को घूमने का शौक होगा, तो बोल सकते हो कि वाइफ और रिंग्स, जहां रिंग्स होंगी वहां पे वाइफ होगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।